आ रही आवाज? प्लीज कंफर्म करें। ओके, जस्ट प्लीज कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल। हाँ जी, कितने लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है बराबर? ओके ओके फाइन। क्या CHSL में कैट के सवाल आ रहे हैं? यूट्यूब के थंबनेल लोग भेज रहे हैं मुझे, कैट का सवाल पूछा गया। ठीक है, देखो ऐसा है, दुनिया काम करती है क्लिक बेट पे। क्लिक बेट मालूम है आपको क्या होता है? मैं आपको क्लिक बेट सुनाता हूं। अगर आपके फोन में गूगल न्यूज है तो कभी गूगल न्यूज खोल के देखना, उसमें इस तरह की खबरें होंगी जो अजीब और अटपटी होंगी ताकि आप क्लिक करें। जैसे कल गूगल न्यूज में एक खबर दिखा रहा था टॉप पे, और वो दिखा रहा था कि गुड़गांव में, राइट, कुछ उसमें लिखा था कि समोसे की दुकान वाले ने समोसे का रेट सस्ता नहीं किया तो 50 लाख की फिरौती मांगी। इसको बोलते हैं क्लिक बेट। क्लिक बेट का मतलब यह होता है कि कुछ इस तरह से चीजें करना ताकि लोग क्लिक करें। क्लिक बेट, जैसे आपने देखा होगा भड़काऊ थंबनेल लगाते नहीं लोग ऐसे, क्लिक बेट है ना। आर्टिकल्स ऐसे बनाए जाएंगे, आर्टिकल्स ऐसे बनाए जाएंगे कि आप उसको क्लिक करो। क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि ग्रैबिंग अटेंशन इज नॉट इजी बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ एवरीथिंग। लेटेस्ट से आपको दो थंबनेल दिख रहे हैं, एक में लिखा हुआ है ज्योमेट्री के थ्योरम्स, और एक में लिखा हुआ है ज्योमेट्री के वो थ्योरम्स जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, वो भी धांसू ट्रिक के साथ। क्या क्लिक करोगे तुम? जो एग्जाम में आएंगे धांसू ट्रिक के साथ। तो लोग जो है कंपनियों में ऐसे बिठाए जाते हैं क्लिक बेट करने के लिए। अब क्रिएटर्स की भी मजबूरी है यूट्यूब पर, उनको पता है कि नॉर्मल वीडियो डालेंगे कोई देखेगा नहीं, तो वो भी थंबनेल में सब लिख के ना आपको थोड़ा सा गुमराह करते हैं, उनकी बातों पे ना जाएं। कोई भी देखिए, ये मैंने क्या बोला आपको कि ये एक नोशन बना दिया गया है कि चूंकि कैट बहुत टफ एग्जाम है तो कोई भी सवाल, अरे कैट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ सवाल कैट के आसान भी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, आप आराम से उसको कर सकते हो, समझे? ऐसा थोड़ा ना कि कैट में आए हुए सारे सवाल ऐसे हैं जो, समझ में आए कि नहीं? तो ये लेबल लगाने का मतलब होता है आपको थोड़ा सा ट्रिक करके व्यूज ले लेना, और कुछ नहीं है, बस मस्त रहो। ठीक है, जब कुछ ऐसा होगा अनोखा तो मैं खुद आके आपको सच बता दूंगा, क्योंकि मैं क्लिक बेट वाले गेम में हूं नहीं। ठीक है, वो आपको दिखता होगा मेरी एक्टिविटी से कि बहुत ज्यादा मैं इनके पीछे नहीं रहता हूं, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल नहीं रहता हूं। ठीक है, वरना हमारा चैनल भी होता बहुत बड़ा। तो डरिए मत, पेपर में आप इसको किसी और पेपर से रिलेट मत करिए, कैट फलाना ढिमकाना। आपके पास 25 सवाल आएंगे और उन 25 सवालों में से कुछ सवाल अच्छे हो सकते हैं जिसमें आपको तकलीफ हो सकती है, उन सवालों को छोड़ देना बस। क्यों तुम्हारे दिमाग में ये भरा हुआ है कि 25 में 25 मैथ में अगर सही नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? कैसी बातें कर रहे हो? क्या रैंक 1 के 25 में 25 सही हो जाते हैं एग्जाम में मैथ में? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। अरे मैं धांसू सर को नहीं बोल रहा हूं यार, धांसू ट्रिक शब्द का इस्तेमाल किया मैंने। ओके, बस। और जो क्वेश्चन मैंने बताया ना कि जो क्वेश्चन टाइप्स आ रहे हैं वो क्लास में हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया हमने। तो देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझिएगा कि थोड़ा सा मजबूरी है लोगों की भी, क्योंकि जो अच्छे टीचर्स भी हैं आज की डेट में, नए मान लिया,
तो उनको ये सब तिकड़म लगाना पड़ता है, वरना उनके पास व्यूज नहीं आएंगे। और जो एग्जिस्टिंग टीचर्स भी हैं उनको भी लगता है ऐसा कुछ लगाओ ताकि लोग आके देखें। तो आप उस पर मत जाइए, थोड़ा समझदार बनिए, आप डरिए मत इन सब चीजों से। आप उसका कंटेंट देखिए कि चलो ठीक है, सवाल आया, देख लेते हैं क्या आया है, बस खत्म। और अगर तुम नहीं भी देखोगे तो ज्यादा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऐसा कोई पेपर नहीं आ रहा है कि जिसमें तुम्हें पैनिक होने की जरूरत है और 4 दिन में तुम उल्टा पुल्टा कर दोगे दुनिया इधर से उधर। परेशान मत हो, पढ़ाई फोकस करो, नंबर कम हो जाएंगे तुम्हारे वरना। ओके फाइन, शैल आई गो हेड? चले आगे। तो एग्जाम के समय अपनी तैयारी को बैक करिए, जो भी तुमने तैयारी करी उससे एग्जाम दो, कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा कोई पेपर नहीं आ रहा है कि आप तुरंत जो है दिमाग में ये भर लो कि भैया हम बर्बाद हो गए। नहीं नहीं नहीं, आप बर्बाद तब होगे जब आप एग्जाम में घबरा के जाओगे। आप जाइए, जो बनेगा वो करना, जो नहीं बनेगा वो छोड़ देना, खत्म बात, सिंपल। ओके। यूट्यूब पर व्यूज के पैसे मिलते हैं या एडवर्टीजमेंट के? व्यू का कौन पैसा देता है? नहीं नहीं नहीं, व्यू का कोई पैसा नहीं होता। अगर आप उस पर एड्स प्ले करोगे तो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। मैंने यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमाया आज तक, ठीक है? क्योंकि हमने एड वेड यूजुअली लगाए नहीं कभी, और जब लगाए भी तो वो टेस्ट करने के लिए था कि क्या वीडियो का रीच बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कुछ पैसे मिले भी हैं शायद, बट हमने कभी लिया नहीं अकाउंट में। उसमें अकाउंट नंबर मांगता है, कुछ थोड़े बहुत पैसे आए थे एक बार, तो अकाउंट नंबर वाली फॉर्मेलिटी हमने की नहीं। खैर आएगा तो वो किसी को दे देंगे, ठीक है? ओके, सो क्या आगे बढ़ें? शैल आई गो हेड? यस। बाकी सब माहौल कैसा है आपके इलाके में? कोविड का बहुत बुरा हाल है, अभी पता है आपको। बच के रहो और घर वालों को बचा के रहो। ये हमने कर लिया था, ठीक है? यहाँ से करना है हमें। अभी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो गई है, थोड़ा बोल्ड हो गया है, अभी आपको दिख रहा होगा। ओके, चले आगे। फाइन। देखिए हमारी बहुत ही क्लोज फैमिली में पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो गई है। कल से हम लोग परेशान हैं कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है? उसमें जो एज ग्रुप है वो ऐसा है कि थोड़ा सा रिस्की है। 70 ईयर्स, 68 ईयर्स, 93 ईयर्स, फिर 2 बच्चे हैं 10 और 14 ईयर्स, एक 4 ईयर्स, 35 ईयर्स। तो चलो लेस एज में प्रॉब्लम नहीं, बट जिनकी एज ज़्यादा है 70, 68, 93, वहाँ पर एक प्रिकॉशनरी मेजर कि भाई सिचुएशन ख़राब होती है तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। और समस्या बहुत गंभीर है, अस्पतालों में जुगाड़ लगा के भी आपको सीटें नहीं मिल रही हैं क्योंकि जगह ही नहीं है, ठीक है? तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से कोलैप्स कर गया है। और अभी ये शुरुआत हुई है सेकेंड वेव की। 10 ही दिन तो हुआ ये शोर शराबा हल्ला होते हुए, केसेस बढ़ने लगे, 1 लाख के ऊपर निकल गए, कोलैप्स कर गया सिस्टम। टेस्ट रिजल्ट्स 5-5 दिनों में आ रहा है, RT-PCR। अब किसी को सिम्टम आए, वो टेस्ट कराएगा, 5 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, तब तक वो न जाने कितने लोगों को फैला चुका होगा, ठीक है? सो अब समस्या क्या हो रही है गंभीर। अभी कल पूरी रात हम लोग परेशान रहे, बहुत देर तक मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि क्या होनी चाहिए प्लान ऑफ एक्शन, कि अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। और आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। जहाँ भी फ़ोन लगाओ सब लोग यही बोलते हैं कि भाई घर पे ही ट्रीट करो। सवाल घर पे ट्रीट करने का नहीं है, सवाल ये है अगर ज़रूरत पड़ी तो कहाँ जाएंगे, ठीक है? तो क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरे साल में क्या व्यवस्था में बदलाव किया गया, ठीक है? यही सवाल जब आप पूछते हो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि सवाल मत पूछो, आप गलत कर रहे हो। कोई बात नहीं, ठीक है? बट मैं यही बता रहा हूँ कि एक ही चीज़ आप कर सकते हो कि आप बचने की कोशिश करिए।
ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हो लीजिए। घर वालों को, पेरेंट्स को थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, वो लोग नहीं समझते इतनी आसानी से, उन्हें भी समझाइए। वैक्सीन के लिए जो एलिजिबल है उनको वैक्सीन दिलवाइए, है ना, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। सो सिचुएशन इज बिट वर्स, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा कोई, कई लोगों को लगता है कि मेरा कोई पॉलिटिकल, मैं आपको बताऊँ, पिछले 3 इलेक्शन में मैंने जो वोट दिए हैं वो तीनों अलग अलग पार्टीज़ को दिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट नहीं देता हूँ, मैं उस लोकल एरिया में, ठीक है, जो कैंडिडेट होता है उसको देख के वोट कर देता हूँ। क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है कि आप अपना MP MLA चुनो, सरकार जिसको बनाना है वो बनाएगा। तो मैं ऐसे वोट करता हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल एलिनेशन नहीं है। सो बट हाँ, मैं वाजिब सवाल पूछता हूँ, गलत क्या है? अगर आज की डेट में नेता लोग बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, जब कोविड के केसेस इतने ज़्यादा हैं, ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप यहाँ एक सिंबलिज्म दीजिए, सारी पार्टी एक साथ आइए और बोलिए कि हम लोग इस तरह की रैलियाँ नहीं करेंगे, गैर जिम्मेदार हरकत है। बट नहीं, ठीक है, नहीं करेंगे। तो आपके जान की कितनी कीमत है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। ये वेरिएंट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। 20% केसेस में RT-PCR में भी ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ओके, आपको पता है 20% केसेस में RT-PCR भी डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि कोविड है। अब आप बताओ ये कितनी डेडली समस्या है कि RT-PCR का रिजल्ट भी लेट आएगा, वो नेगेटिव दिखा देगा जबकि उसको कोविड है। तो ये बहुत सीक्रेट ये वेरिएंट काफ़ी सीक्रेट है, इसमें से कुछ वेरिएंट बहुत सीक्रेट हैं जो यहाँ स्वाब और यहाँ स्वाब से डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो लंग में जाके सीक्रेटली ग्रो करते हैं। तो उसके लिए अलग से एक लंग टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स अफेयर है। अब जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वायरस डेफिनेटली बहुत स्मार्ट है और इसके लिए 100% तैयार होना मुश्किल है, मैं मानता हूँ इस बात को, ऐसा नहीं है। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का बिहेवियर हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। हमारे जो बड़े बड़े डिग्निटरीज हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये किस तरह का मैसेज जनता को दे रहे हैं इस टाइम पे इलेक्शन में। जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कितनी इमेजेस आती हैं जहाँ पर लोगों के शरीर में मास्क नहीं है, चेहरे पे मास्क नहीं है, रैली में भीड़ जो है ट्विटर पे शेयर की जाती है कि देखो ये होने वाला है, वहाँ पर लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये गलत बात है, ये एक गलत मैसेज दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों के दिमाग में आप आज की डेट में बात करो, वो बोलते हैं कि कोविड अफवाह है, वो इसीलिए बोलते हैं। आपको पता है परसों क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो एक दीदी आती हैं काम के लिए, तो मैंने उनको, जब भी वो आती हैं तो मैंने उनको एक सर्जिकल मास्क नया देता हूँ कि इसको आप यूज़ करिए, जो आप मास्क लगाए हो, क्योंकि वो सर्जिकल मास्क ही सेम मास्क रोज़ रोज़ यूज़ कर रही थी। तो मैंने कहा ये 1 टाइम यूज़ का होता है, ये आप मत यूज़ करो। उनको मैं एक नया मास्क देता हूँ जब वो काम करने आती हैं। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला आपको पता है? कि आप ज़्यादा डर रहे हो, जो ज़्यादा डरते हैं उन्हीं को कोरोना होता है। तो मैंने कहा ये कहाँ से आपने सीखा? ठीक है, तो वो कह रही हैं कि सब लोग यही बोल रहे हैं कि देखो जो बड़े बड़े नेता लोग हैं इलेक्शन में इतने हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, उनको तो कोरोना नहीं हो रहा है। तो ये जो मैसेजिंग है ये बहुत गलत जा रही है ना, कि एक बार आप इतनी भीड़ को दिखा रहे हो कि हम इतनी बड़ी रैली को एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, आप रोड शो कर रहे हो, किसी के आपके चेहरे पे मास्क नहीं है, फिर आप जनता को सीरियसली भी बोलोगे कि हाँ घर में बैठ जाओ, उसे लगता है झूठ बोल रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो। आप पढ़े लिखे लोग भी ये बातें बोल रहे हैं यार। मेरी एक दीदी हैं, उनको समझाने में मेरा भेजा खराब हो जाता है। वो कहती है सब अफवाह है। मैंने कहा दीदी ऐसा है, थोड़ा शांत रहिए, आप तो गजब ही हो। कहीं अफवाह है सब। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है कि हम कंट्रास्टिंग इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, और आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखो ये भी बात सही है कि ऐसा कहना भी गलत है कि ये महामारी जो है वो इतना आसानी से, या ये वेव सेकेंड वेव नहीं आती अगर हम ऐसा करते। वेव आती, क्योंकि कोविड का नेचर ही ऐसा है कि ये आना ही है। मतलब यू कैन नॉट हैव ए परमानेंट लॉकडाउन, पीपल विल गो आउट, दे विल डू देयर थिंग्स, बट सवाल ये है कि हाउ मच सिंसियर वी आर। दिस टाइम वी आर नॉट सिंसियर, दैट्स द प्रॉब्लम। बिकॉज जो एक्टिविटी है पूरे साल की जिस तरह से हुई है, जिस तरह से लोग देख रहे हैं चीज़ों को होते हुए, अब वो इतना सीरियस नहीं हो रहे हैं, सिंसियर ही नहीं है इतना। ठीक है, एक ऐसा एटीट्यूड लोगों के अंदर आ गया है, ठीक है हो जाएगा तो देखेंगे। ये बहुत रॉन्ग एटीट्यूड है, आपको बचने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। ओके, बिल्कुल। मैं अब आप बताइए, जो सवाल इसका नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है, सवाल यहाँ पर ये है ना कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारी से काम लें। यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी है, सबके एंड से जिम्मेदारी की ज़रूरत है। एवरीवन नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ। ठीक है, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो, हम अपना भला देखेंगे तो फिर नुकसान होगा। जैसे मेरे को टॉपर से इंटरव्यू कराने, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी टॉपर्स हैं वो स्टूडियो में आके शूट करना चाहते हैं। 5 मिनट लूंगा फिर मैं क्लास शुरू करूंगा। उनको स्टूडियो में शूट करना है इंटरव्यू। मैंने 1 साल से स्टूडियो में कोई शूट नहीं किया जब से कोविड ऑनसेट हुआ है। इसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने भी प्रिकॉशंस आप कर लो, कितने भी प्रिकॉशंस आप कर लो, लेट अस से कि हमारा कैमरा का पूरा क्रू होता है, मतलब कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इंटरव्यू जब आप करा रहे हो तो इंटरव्यू में यू कैन नॉट बी मास्क इन टेकिंग इंटरव्यू, क्योंकि अगर मास्क लगा के इंटरव्यू लोगे तो टॉपर शायद पसंद नहीं आएगा उसको। ठीक है, अब चैलेंज ये है कि उस इंटरव्यू से मुझे बार बार ये डर लगता है कि किसी भी रीज़न से अगर कोविड ट्रांसफ़र हुआ और फिर लेट से उसकी फैमिली को चला गया ये वो, तो ये मुझे गैर जिम्मेदार लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मे बी ठीक है, चैनल को बहुत फ़ायदा होता है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बट इस मज़े मज़े के चक्कर में कोविड का ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो टॉपर वहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आएगा, तो मैं नहीं करता हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, अभी थोड़ा सा शांत होने। जैसे जनवरी का जब पीरियड था ना, तो कोविड केसेस बहुत कम हो गए थे, बहुत कम हो गए थे। 8,000 केसेस पर डे इन सच ए वास्ट कंट्री इज नॉट ए बिग नंबर। देन यू कैन कंटिन्यू द नॉर्मल एक्टिविटीज इन ए पॉजिटिव वे। लेकिन अभी जो सिनेरियो है इट्स वेरी डिफरेंट। सो मैंने कहा भैया चलो फिर से अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। जूम इंटरव्यू के लिए अगर कोई तैयार है तो हम रेमो विद टॉपर शूट करेंगे। अगर अभी तैयार नहीं है कोई जूम इंटरव्यू के लिए तो फिलहाल बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स बेटर टू नॉट डू इट देन इन्वाइटिंग ट्रबल और गिविंग समबडी दिस वायरस। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से या मेरी एक्टिविटीज़ की वजह से किसी को कोविड ना ट्रांसफ़र हो, ना ऐसी सिचुएशन बने कि आपस में कोई उनका ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन हो। ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी हम लोगों को भी निभानी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इसको जब तक इंडिविजुअल अवेयरनेस नहीं होगी ना, इंडिविजुअल अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये चीज़ सही नहीं हो सकती है। सरकार अकेले भी कुछ नहीं कर सकती है। बट सवाल ये है कि यार देश के बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदार तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे अंदर से ना दर्द हो रहा है बहुत इस चीज़ का। ठीक है, पता नहीं क्यों, कि ये गैर जिम्मेदार हरकत है। ठीक है, नहीं करना चाहिए ऐसा। आप एक मैसेज दो, क्या आप सारे लोग एक साथ बैठ के इस चीज़ पे विषय पे चर्चा नहीं कर सकते हैं कि भाई रैलियों में जो लोग आ रहे हैं इनको रिस्क है, एक मास स्प्रेड इवेंट हो सकता है ये वायरस का वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, तो नहीं करते हैं रैलीज, ब्रिंग आउट सम काइंड ऑफ कंसेंसस। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अदर वे, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, डोंट पुट पीपल एट रिस्क। बट पता है जान की कीमत नहीं है। ठीक है, आम जनता की कुर्बानी, क्योंकि सभी को पता है ये चीज़ आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो कि कौन रैली में गया और उसकी वजह से उसको कोविड हुआ और वो मर गया। नोबडी कैन वेरीफाई ना। सो व्हेन नोबडी कैन वेरीफाई, दिस इज नॉट एन इशू, राइट? नॉट एन इशू, यू आर नॉट हिटिंग समवन फ्रॉम बुलेट ना। ठीक है, कई लोगों का ये भी एक अच्छा सा एक्सक्यूज है कि जो लोग मर रहे हैं वो एनीवे 2 साल में मर जाते। ये भी मैंने लॉजिक पढ़े लिखे लोगों के मुंह से सुना है।
वो कह रहे हैं कि देखो इस बीमारी से जो लोग मर रहे हैं उनको वैसे भी 1-2 साल में जाना ही था, तो वो 2 साल पहले चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब दुनिया में रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं है, बस जाना ही था, चला गया तो क्या बुराई है, चलने दो। ठीक है। मैं बार बार ये कहता हूं कि आप सवाल उठाएं, लेकिन अपनी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भैया फुलफिल करते रहो। मैं वही कर रहा हूं, पूरी कोशिश कि अपनी तरफ से मैं जितना कर सकता हूं उतना मैं करता हूं। साथ ही साथ जहां सवाल करने की ज़रूरत है वहां सवाल करना भी ज़रूरी है। अगर आपके परिवार के किसी भी इंसान को आज की डेट में अस्पताल में बेड की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके बहुत चांसेस हैं कि नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम रियली वरीड अबाउट, कि किसी की ज़िंदगी जो बचाई जा सकती थी वो शायद नहीं बचा पाया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं उतना। और अभी तो केस लोड बहुत कम है। ठीक है, ये तो अभी बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है। एनीवे, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश करो कि ना हो। ये बात डर का विषय नहीं है। कई लोग जब उनसे बात करो इसके बारे में सिंसियरिटी की, तो वो कहेंगे तुम डर रहे हो। ये वही सब कारण है ना कि चीज़ें कंटेन नहीं हो रही हैं, क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अगर कोविड हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि मैं रिकवर कर जाऊंगा, मैं यंग एज ग्रुप में आता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि आप जिसको ट्रांसमिशन दे दोगे, किसी और को फैला दोगे। समझ रहे हो क्या होगा फिर? दिस इज द क्वेश्चन। हियर पीपल आर नॉट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं यार। कई लोग तो कह रहे हैं कि टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट कराएंगे तो माइट भी आइसोलेट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ लोग भी गलत हैं, ऐसा नहीं है, लोगों की भी गलती है। मैं साफ साफ बोलता हूँ कि बहुत समझदार लोग नहीं हैं, तो आप उनको अवेयर बनाइए। अपने घर वालों को कम से कम एटलीस्ट मास्क वास्क लगवा के रखो, बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स भी रिस्क ग्रुप में आते होंगे एज की वजह से, जिससे मेरे आते हैं। तो उन्हें समझाने की कोशिश करो जितना कर सकते हो। कह रहा दुनिया में मन ही उठ गया। अरे नहीं भैया, दुनिया से मन नहीं उठाना है। समस्याओं को देखकर समस्याओं से भागना नहीं है, हमें सामना करना है। और जो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो वो करो। ये थोड़ा ना कि दुनिया से मन उठ गया। जैसे आप बोलो कि आपका एज ए स्टूडेंट क्या कर्तव्य है। आपका एज ए स्टूडेंट कर्तव्य यही है कि आप चुपचाप पढ़ाई करते रहो और कोशिश करो कि आपसे इन्फेक्शन दूसरे को ना जाए, और अपने घर वालों को समझा के रखो। बस तुम्हारा इतना ही कर्तव्य है, इतना ही करना है तुमको, ज्यादा नहीं करना है अभी। हाँ जी, बस इफ यू समहाउ इंश्योर कि तुम्हारी वजह से किसी और को ना हो, तुम उसके कारण नहीं हो, आई थिंक यू आर डूइंग योर पार्ट। देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग मोर। इससे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई करो, बस दैट्स इट। अब चलो सवाल करते हैं। ओके, चलो। सो ये सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू होगा, नहीं पहले होगा, नहीं 40 से ही होगा। ठीक है, 40, 41, 42 ये किया था क्या हमने? कर लिया था शायद इसको ना। हाँ, ये कर लिया था हमने, ये भी हो गया था। आई थिंक हमें यहां आना है। ये सवाल है आपका 43। ठीक है, क्लियर? 43 से आगे बढ़े। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल प्लीज। Out of the two bar graphs provided below, one shows the amount in lakhs invested by a company in purchasing raw materials over the years, and the other shows the values of finished goods sold by the company over the years. तो ये है तुम्हारा क्या, देखो ध्यान से, ये है रॉ मटेरियल और ये है फिनिश्ड गुड। जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल उसने खरीदा है, फिर जो उसने सामान बनाया है उसकी ये वैल्यू है। जैसे यहां पर 1995 में 120 लाख में रुपीज हैं, तो 120 लाख रॉ मटेरियल में गया है, और जो 200 लाख है आपका 200 लाख, ये आपका फिनिश्ड गुड्स जो है उसकी वैल्यू है। राइट, दैट इज द एंटायर सिनेरियो। अब जरा आगे बढ़ते हैं,
प्लीज, सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल ड्यूरिंग 97 to 2000 and the average value of sales of finished goods during the period 1997 to 2000। सो 97 से 2000 तक आपको लगाना क्या है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज। डिफरेंस बिटवीन एवरेज 97 से लेके 2000 तक, यानी इन 4 सालों का यहां पर भी और इन 4 सालों का यहां पर भी। सो डिफरेंस ऑफ एवरेज इज एवरेज ऑफ डिफरेंस। ये आप लोगों को मालूम है, बता चुका हूं मैं कि आप 4 एलिमेंट यहां पर भी हैं, 4 एलिमेंट यहां भी हैं। सो एवरेज निकाल के डिफरेंस निकालो या फिर आप डिफरेंस निकाल के एवरेज निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, बहुत ही इत्मीनान और ध्यान से इसको देखना है। मुझे इन सारी वैल्यूज का डिफरेंस निकाल के एवरेज निकालना है, यहां से नीले का लाल से। सो आप ऐसे ऐसे चीजें करोगे, देखो बहुत ध्यान से। आप कहोगे ये जो 400 है इसका मैं इस 375 से अंतर निकालूंगा, तो ये होगा +25, क्योंकि देखो इन चारों को इन चारों से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप जिस ऑर्डर में करना है करो। आपने कहा ये 500 है, यहां 525 है, तो मैं इसको लिखूंगा -25। अब देखो ये नेट क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं, यस। फिर आपके पास 600 है और यहां पर आपके पास 330 है, तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है 270 है प्लस में एक्स्ट्रा। ये जो 460 है और यहां जो वैल्यू आपकी है 420, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, +40। सो आप कहोगे आपको कुल जो अंतर मिल रहा है इन दोनों के बीच में वो मिल रहा है आपको 310, और जो नंबर ऑफ ईयर्स इन कंसिडरेशन है वो है 4। सो आपका एवरेज यहां से आएगा 75 + 10/4, जो कि हो गया 77.5, विच इज ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं, मेक सेंस? ऑलराइट, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका अभी हिंदी में नहीं है, क्योंकि देखो हिंदी में अगर लिख देंगे तो जगह ही नहीं बचेगी बोर्ड पे। सो अभी आप डेटा को समझ के सवालों को समझ लें, ठीक है। आपकी जो शीट है डीआई की वो मैं हिंदी से भी अपडेट कराने के लिए मैंने बोल दिया है। तो यहाँ स्पेस का भी क्रंच है, अगर हम दोनों भाषा में सवाल लिखेंगे तो फिर जगह ही नहीं है, या तो आपको डेटा दिखेगा या फिर आपको दोनों भाषा में सवाल दिखेंगे। तो मैं सवाल बोल के बता रहा हूं ना कि 97 से 2000 तक जो एवरेज है इसका और इसका, उसका अंतर चाहिए हमें। सो मैं वही कह रहा हूं कि एवरेज ऑफ डिफरेंस, अगर आपको निकालना है एवरेज ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ एवरेज, दोनों बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करके सीधा निकाल सकते हो, या फिर आप इन सबका एवरेज निकालो अलग और इसका एवरेज निकालो अलग और सब्ट्रैक्ट करो, वो भी एक तरीका है, जैसा करना है आप करो, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स इन द गिवन पीरियड। ये जितने भी आपके फिनिश्ड गुड्स हैं इनका एवरेज आपको बताना है गिवन पीरियड में कितना होने वाला है। अब देखो यहां पर जो डेटा आपके सामने प्रस्तुत है इसमें आपको पता है कि लोवेस्ट वैल्यू 200 है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 600 है। ये 2460 का सेंस नहीं है, 0 काट दो तभी मजा आएगा। आपको पता है आपका एवरेज 200 से 600 के बीच में होगा कहीं, ठीक है। बट आपको एवरेज अगर निकालना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना, छोटे छोटे नंबर इनको सीधा जोड़ लो, मुश्किल नहीं है। इवन वहां भी आप सीधा ही जोड़ सकते थे। 3 2 5 5 10 4 14 6 20 और 4 2460, तो ये आ गया 2460 डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ ईयर्स आपके हैं वो टोटल है 6। 410 आपकी वैल्यू है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है कि सारा एवरेज निकाला, सम किया, बटे 6 से डिवाइड किया, 410 के बराबर हो गया। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़े। लुक एट दिस। कह रहा जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है रॉ मटेरियल में सन 2000 में वो कितना परसेंट कम है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल इन ईयर 1996 एंड 97 टुगेदर। सो 96 और 97 की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 600, ठीक है। 96 एंड 97 टुगेदर। साथ ही साथ क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल इन ईयर 2000। ओके, ईयर 2000 में जो रॉ मटेरियल की वैल्यू है ये 420,
यही आपको बताना है कि इससे कितना कम है। सो आप ये कहोगे यहां मेरे पास 420 है और यहां मेरे पास क्या है 600 है, राइट। तो ये कितना परसेंट है 70% है। तो ये जो वैल्यू आपकी दिख रही है आपको, ये दिखेगी 30% लेस, क्योंकि ये इसका 70% होने का मतलब ये 30% लेस हुआ है। तो आंसर क्या हो गया आपका ए। ठीक है, सिंपल है। आंसर क्या हो गया ए, 30% इज द राइट आंसर। अब ये सवाल देखते हैं, यहां पर हिंदी है क्योंकि जगह थी। तो यहां कह रहा है डिग्री ऑफ पर्संस इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड-19 टोटल 1080 लोग हैं। यहां पर जो रिप्रेजेंट किए गए हैं 1080, और इसमें आपको यहां डिग्रीज दिया 120, 60, 90, 40 एंड 50 डिग्रीज पाई चार्ट में, और अलग अलग राज्यों का दिया हुआ। ये महाराष्ट्र है, ये तुम्हारा हरियाणा है, ये तुम्हारा गुजरात है, ये राजस्थान है और ये दिल्ली है। आपसे सवाल पूछा, इसको देखिए। अब देखिए ये जो परसेंटेजेस आपको दिए हुए हैं, इसमें कितने परसेंटेज आपके स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं। जैसे आप 90% जानते हो कि ये 1/4 होता है, तो ये 25% हो जाएगा। ठीक है, ये 25% हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये 1/3 है, ये 1/6 है। तो इन 3 परसेंटेज को तो मैं फटाफट लिख सकता हूं, इवन इसको भी लिख सकता हूं, ये 1/9 है। बट सवाल इसका है कि क्या इसकी जरूरत है, बिकॉज ये डेटा भी बहुत सिंपल डेटा है, 120, 60, 90, 40, 50 सिंपल डेटा। इनसे जो भी करना होगा आप कर लोगे सीधा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है 77.2 या कुछ इस तरह का डेटा है, सिंपल सा डेटा है। तो पढ़ते हैं। कह रहा है कि आपको ये बताना है कि द नंबर ऑफ पर्सन्स इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 फ्रॉम राजस्थान इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट फ्रॉम दिल्ली। राजस्थान इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट फ्रॉम दिल्ली। सो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली पूछ रहा है कि ये जो 40 है ये इस 50 का कितना परसेंटेज है। तो कितना हो गया 80% आपको साफ साफ दिख रहा है ना। 4/5 क्या होता है 80, सिंपल सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि इस पाई चार्ट में व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल पर्सन्स इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 फ्रॉम महाराष्ट्र एंड राजस्थान टुगेदर to the total number of infected persons from other remaining states. So Maharashtra and Rajasthan together, ठीक है, divided by total number of infected person from other remaining states. टोटल आपको पता है 360 डिग्री होगा, तो अगर ये 160 है तो ये कितना होगा आपका 200 होगा। तो ये कितना परसेंटेज है, राइट। अगर मैं बोलूं परसेंटेज के बजाय यहां पर आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, तो 4:5 आपकी वैल्यू आ रही है। तो आंसर क्या हो गया आपका डी। आप सीधा परसेंटेज देखो 80% है, 80% का मतलब ही क्या होता है 4:5। तो आप सीधा परसेंटेज देख के रेशियो लगा सकते हैं, कोई आपको तकलीफ यहां नहीं होगी, राइट। परसेंटेज देखा और रेशियो लगा दिया। ठीक है, यहां आपसे कह रहा है कि इन द गिवन पाई चार्ट हाउ मेनी पर्सन्स आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19 फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। हाउ मेनी पर्सन्स बोल रहा है, तो ये वैल्यू आपकी क्या है 1080 है। अब ध्यान से देखना, ये जो 120 है ये पूरे पाई चार्ट का 1/3 है, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है आपका 360 डिग्री। सो 1/3 इंटू 1080 आपको निकालना है, तो ये हो गया 360 डिग्रीज, सॉरी डिग्रीज नहीं 360। ऑलराइट, 1/3 ऑफ 1080 विल बी 360। ओके, ये कह रहा है आपकी हाइट बहुत अच्छी है, मैंने देखा इंटरव्यू में आप अभिनय गौरव सर सबसे लंबे थे। नहीं, मैं हूं सबसे लंबा पहली बार। और ये सब जो हाइट और वेट, और ये खैर वेट तो आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। हाइट इज मोर जेनेटिक, ओके। सो अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, ईश्वर की देन है सब, ठीक है। तो आई एम नेवर प्राउड ऑफ माई हाइट, इवन इफ आई वुड हैव बीन 2 फीट स्मॉल। बट द ओनली थिंग आई वुड नीडेड टू बी कि थोड़ा सा पट्टा लगवा लेता यहाँ पर, इस बोर्ड पे आराम से पढ़ा लेता। मेरी स्किल्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। मे बी इसका एडवांटेज शायद एथलेटिक्स में होता हो, बट ऐसा भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर शॉर्ट हाइटेड, ही क्रिएटेड मैजिक अक्रॉस क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। सो ज़्यादा इसका रोल नहीं है। इन सर्टेन गेम्स में भी बास्केटबॉल मोर हेल्पफुल फॉर पीपल हैविंग हाइट। तो ऐसा नहीं है आपकी हाइट खराब है भाई, जो
थोड़ा सा कम भी है 2 फीट तो क्या बुराई है, चलता है। लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज लोगों की शादियों में डिमांड होती है लड़की 5 फीट 4 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए। मेरे एक मित्र की शादी थी, पिताजी अड़े हुए थे कि लड़की 5 फीट 4 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए और उसकी हाइट थी 5 साढ़े 3। ठीक है, शादी नहीं हुई। समझ रहे हो आप? सो मच ऑब्सेस्ड, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो आगे वाली जनरेशन होगी उसमें जो बच्चा होगा उसकी हाइट हमें ज़्यादा ही चाहिए, इसलिए हमें ऐसा चाहिए। ठीक है, अगर लड़कियों की भी कंडीशन हो जाए उल्टी कि हमें लड़के अपनी हाइट से बड़े चाहिए, छोटे चाहिए, क्या होगा फिर? ठीक है, मैक्सिमम दुनिया बैचलर ही रहेगी फिर। मतलब ठीक है, चलो मानते हैं आपका क्राइटेरिया है, बट 3.5 और 4 मतलब ग्रेस मार्क देके पास कर दो यार प्लीज। फिर मुझे अच्छा लगा कि नहीं हुई शादी हो, क्योंकि जिंदगी भर उस लड़की को कोसते रहते, लड़का की हाइट थोड़ा छोटा निकलता, उसी को कोसते रहते लड़की को कि तुम्हारी हाइट कम थी इसलिए जो है बच्चे हमारे छोटे पैदा हो गए, इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। ऐसे हैं समाज में लोग, आप देखो ना, दुनिया आंखें उठा के देखो, आपको लोग मिलेंगे भाई, अजीब अजीब डिमांड के साथ लोग मिलेंगे। और भी मैंने एक बहुत अजीब सी डिमांड देखी है, शादी लेके जाएंगे, ठीक है, लड़की की शादी लेके जाएंगे, कहेंगे घर में कोई भी नॉनवेज ना खाता हो। चलो ठीक है, मान लेते हैं लड़का ना खाता हो थोड़ी देर के लिए, वाजिब है, बट घर में कोई भी ना खाता हो, ये कौन सी बात है? ठीक है, ये कौन सी बात है? राइट, so it's more like the customized grooms and brides. तो देखो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ फर्स्ट डिस्काउंट और सेकंड डिस्काउंट की बात की गई है। ये हमारा पीपी किट है, ये सैनिटाइजर है, ये मास्क है, ये वाइन है। यानी ये कहाँ से आ गया बीच में? ये तो चलो ठीक है, एक टाइप के लग रहे हैं, पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क, वाइन। ठीक है, सैनिटाइजर की स्पेलिंग गलत है ना, सैनिटाइजर लिखा है, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर होना चाहिए। ओके, तो चलो भैया पढ़ते हैं सवाल को और देखते हैं क्या है। कह रहा है आपको बताना है कि जो रेशियो है मार्क प्राइस का पीपीई किट का और सैनिटाइजर का वो 5:6 है, और जो अंतर है इनके सेलिंग प्राइसेस में, जो अंतर है इनके सेलिंग प्राइसेस में वो 450 रुपीज़ है। तो हमें बताना है कि जो डिफरेंस होगा इनके मार्क प्राइस में दोनों आइटम्स के वो कितना होगा। ओके, तो जरा एक बात बताओ कि ये कैसे निकाला जाए। अब देखो, ये जो डिस्काउंट होगा वो किस पे होगा? जाहिर सी बात है एमआरपी पे ही होगा। सो पीपी किट की बात हो रही है और सैनिटाइजर की बात हो रही है, इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे हम। एक डिस्काउंट आपका है यहाँ पर 10% का और एक डिस्काउंट है हमारा 20% का। ठीक है, यहाँ पर एक बात देखो, एक डिस्काउंट है आपका 10% का और एक डिस्काउंट आपका कितना है, ये जो वैल्यू यहाँ बीच में दी हुई है, जो कि कोई मार्कर नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका 12.5% माना जाएगा, क्योंकि लेंथ के हिसाब से बिल्कुल बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो पीपीई किट है इसका अगर एमआरपी मैंने माना कि 6 है, बहुत ध्यान से देखना, राइट। अब ये 10% का डिस्काउंट और ये 10% का डिस्काउंट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर हम रेशियो निकालने गए किसका? सेलिंग प्राइस का। ठीक है, क्लियर है नॉट? मार्क प्राइस रेशियो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस आपको दिया है, तो हमें मार्क प्राइसेस का डिफरेंस चाहिए। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 5 × 0.9 लिखोगे, इधर भी 6 × 0.9 लिखोगे, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है कि 5 × ये 4/5 हो गया एक तरह से, और ये जो वैल्यू है आपकी 7/8 है, तो ये 6 × 7/8 बनेगा। ठीक है, अब आपका जब रेशियो आप निकालोगे यहां से, तो ये ऐसे कैंसिल आउट हुआ, ये
2 3 6, 2 चौके 8, 4 चौके 16 हो गया, 7 तिरिक 21 हो गया, 16:21। ये किस चीज का रेशियो आया है? ये आपका आया है सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब आपने कहा इसके बीच का अंतर जो है वो दिया हुआ है, तो इसके बीच का अंतर कितना है? इसके बीच का अंतर आपको दिया हुआ है कितना? 450। तो आपने कहा इसके बीच का अंतर मैंने यहां पर लिख दिया कि 450 के बराबर है, जो 5 के बराबर है। तो अगर 5 के जो बराबर अंतर है ये 450 के बराबर है, तो 1 का अंतर कितना होगा आपका? 90। 1 का अंतर कितना होगा आपका? 90 के बराबर होगा। आपको निकालना क्या है कि इन दोनों के मार्क्ड प्राइसेस में कितना अंतर है, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ बोथ? कैसे निकलेगा जरा बताओ। ओके, समझ में आया? ओके, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। देखो मैंने क्या बोला है आपको कि मैंने अभी जो आपको निकाल के दिखाया है, वो वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई है कि कितना रेशियो है इनके उसमें, किसमें? सेलिंग प्राइसेस में। और उसकी वजह से एक पार्ट की वैल्यू आ गई, उसकी वजह से एक्चुअली आपको सेलिंग प्राइसेस मिल गए। अगर मैं यहां बात करूं तो ये 16 9 144, 1440 आपको मिल गया, इसका सेलिंग प्राइस मिला कि नहीं मिला? यस। सो अब आपको करना ये पड़ेगा कि अगर ये 1440 इसका सेलिंग प्राइस है तो मुझे इसका मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। और ये मार्क प्राइस कैसे निकलेगा आपका? आप कहोगे 0.8 इंटू 0.9। यहां से अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो जरा बताओ इसका मार्क प्राइस कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है कि नहीं? यस। अब आप कहोगे कि देखो ऐसा है, ये 5:6 है सेलिंग मार्क प्राइस वाला रेशियो, ये वैल्यू मेरी 2000 है, यानी एक पार्ट का अंतर कितना होगा आपका? 400 के बराबर होगा। आंसर क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन। अच्छा सवाल है। परसेंटेज के डिस्काउंट को यहां रिलेट किया गया है, परसेंटेज डिस्काउंट को यहां रिलेट किया है किससे? इट हैज बीन रिलेटेड टू फर्स्ट मार्क प्राइस देन सेलिंग प्राइस। वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला काम हमने ये किया कि 5:6 जो मार्क प्राइस है, हमने कहा कि सेलिंग प्राइस का रेशियो, क्योंकि उसका अंतर दिया है तो हमने सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाला। तो मैंने कहा ये जो 10% है दोनों तरफ है, तो अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 दोनों साइड आएगा, तो उसको मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाना है। 20% के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 आया, तो 5 इंटू 4/5, यहां हुआ गया 6 इंटू 7/8। मैं अब ये कह रहा हूं आपको कि ये एसपी रेशियो आ गया, एसपी रेशियो से इसका अंतर 450 है, तो मैंने ये निकाल लिया कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 1440। अब अगर ये केस में सेलिंग प्राइस 1440 है और आपको पता है कि जो डिस्काउंट है वो मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.8 0.9 है, तो मैं उसको डिवाइड करके यहां से निकाल सकता हूं कि ये मेरा एसपी कितना है, सॉरी एमपी कितना है। मार्क प्राइस निकल गया। और अगर मार्क प्राइस मुझे इसका पीपी किट का निकल गया, 5 पार्ट अगर 2000 के बराबर है, एक पार्ट कितना होगा आपका? 400 के बराबर होगा। इन दोनों के बीच का अंतर एक पार्ट है, आंसर मेरा 400 होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। आगे बढ़े। Mark price of wine is 25% less than that of PP kit, and sum of selling price of both these items is rupees 2520। अगर शॉपकीपर को 10% लॉस होता है वाइन पर और 20% का प्रॉफिट होता है पीपी किट पर, तो आपको बताना है जो रेशियो है कॉस्ट प्राइस ऑफ वाइन टू पीपी किट, ये कितना होगा। बहुत ही ये सेट बहुत अमेजिंग सेट है। और अगर आप मुझसे बात करो टायर 2 एग्जाम की, अपने मेंस की, तो इस तरह का सेट आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत मजेदार होगा, मजा आएगा, इसलिए सवाल को बहुत अच्छे से करें, ठीक है। बाकी बैंकिंग एग्जाम में इस तरह के सेट्स बहुत कॉमन है। अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी एग्जाम की, तो इस तरह के सेट्स बहुत कॉमन है। तो फिर से देखो, मार्क प्राइस जो वाइन की है वो कह रहा है 25% लेस देन है पीपी किट, ठीक है। आगे बात किया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों आइटम्स की मिला के वो आपको दी हुई है, ठीक है। अगर शॉपकीपर को 10% लॉस होता है वाइन पर और 20% प्रॉफिट होता है किस पे? पीपी किट पर, तो आपको बताना है जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो क्या क्या है, ठीक है। करेंगे करके। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि जो मार्क प्राइस रेशियो है यहां पर 25% कम है वाइन का, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वैल्यू 4:3 है?
क्या ये रेशियो एमपी रेशियो है, मार्क प्राइस रेशियो है? यस, पहली जानकारी आपको यहां पर मिल गई। फिर हम यहां से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को निकालने की कोशिश करेंगे, सेलिंग प्राइस रेशियो। अब देखो सेम लॉजिक यूज करना है, ये 10% और ये 10% आपको दिख रहा है, दोनों सेम है। ये 20% और ये 20% क्या है, सेम है। सो अगर वाइन और पीपी किट के जो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज हैं वो इक्वल हैं, तो जो रेशियो आपका मार्क प्राइस का है, क्या वही रेशियो आपका सेलिंग प्राइस का भी रहेगा? यस। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों परसेंटेज हैं ये मैच कर रहे हैं। अगर ये मैच कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट सेम है। सो अगर दो चीजों में आपने कहा मार्क प्राइस रेशियो दिया है और डिस्काउंट सेम है, तो जो सेलिंग प्राइस रेशियो है वो बदलेगा ही नहीं, तो सेम ही रहेगा। ठीक। अब आपको कह रहा है टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो आपको दिया है 2520। सो आप कहोगे 7 पार्ट मेरा 2520 के बराबर है, तो आप कहोगे एक पार्ट कितना होगा? आपने कहा 7 3 21, राइट, 4 360 के बराबर हो गया। अगर ये 360 के बराबर हो गया, 360 के बराबर हो गया, तो आप अब यहां पर जाके इन दोनों की सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। आप इन दोनों की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, अलग अलग इन दोनों की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। आगे आपको सारी जानकारी दी है, तो मैं पहला काम ये करने जा रहा हूं कि देखो ऐसा है, जरा मैं सीपी रेशियो लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सीपी रेशियो लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? आप कह रहे हो कि यहां पर वाइन पे 10% का लॉस हुआ है, तो ये मेरा वाइन है, यहां पर 10% का लॉस होने के बाद अगर मुझे वैल्यू 3 मिल रही है, इसको मैं वापस अगर उसी लेवल पे लेके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? आप कहोगे सिंपली ये मिलने वाला है आपको 3 × 10/9। कोई चीज अगर 10% के लॉस पे ये है तो मतलब क्या हो गया? 10:9 में 9 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? जो कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है वो इतनी होगी। कोई वैल्यू जो पीपी किट है वो 25%, 20% के मुनाफे के बाद इतनी है। 20% मुनाफे का मतलब होता है 5 का 6 हो जाना, 5 का 6 हो जाना। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा तो ये 5/6 गुना होगा इसका। ये जो रेशियो मैंने लिखा है बेसिकली एक तरह से, वो आपके सामने क्या लिखा है? सीपी रेशियो लिखा है। और अब मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेटा हमें यूज ही नहीं करना था, ये आपको खाली मिसगाइड करने के लिए दिया हुआ है। तो डेटा को पढ़ के ये समझना क्या यूज करना है क्या नहीं। भैया अगर मुझे सेलिंग प्राइस रेशियो पता है और मुझे अगर इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज मालूम है, तो क्या मैं यहां से सीधे सीपी का रेशियो नहीं निकाल सकता हूं? यस। मुझे एसपी निकालने की जरूरत क्या है? नहीं जरूरत है। सो आप कहोगे अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 × 9 बनेगा, 3 दूनी 6 बना, 2 दूनी 4 बना, 2 पंचे 10, और 10 का रेशियो कितना हो गया आपका? 1:1। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। कितने लोग कह रहे हैं शादी में वो दहेज नहीं लेंगे? वेरीफाई करने के लिए मैं आपकी शादी में आऊंगा, और दहेज लेते हुए अगर पकड़े गए तो पुलिस को फोन कर दूंगा, ठीक है? सो डोंट गिव फॉल्स कमिटमेंट। बोलना आसान होता है, प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग माता पिता के दबाव में आ जाते हैं, कहते हैं, अंदर से उनका भी मन होता है एक्चुअली कि फोकट में कार मिल रही है तो ले लो। क्लियर है आपका? ए ऑप्शन 1:1। बहुत अच्छा सवाल है, डुएबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये परफेक्ट सेट है आपका मेंस एग्जाम के लिए। बहुत ही अच्छा सेट है। आपसे कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है सैनिटाइजर टू वाइन इज 7:4। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ सैनिटाइजर टू वाइन इज 7:4, बट सेलिंग प्राइस रेशियो, तो 7:4 आपका क्या है? एसपी रेशियो। ठीक है, आपको क्या बताना है कि मार्क प्राइस रेशियो निकालना है। अब देखो सेलिंग प्राइस कैसे आता है? सेलिंग प्राइस आता है मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने से। ठीक, सैनिटाइजर और वाइन की बात हो रही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, मुझे मार्क प्राइस रेशियो निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा?
देखो ये दोनों लेवल बराबर हैं, तो ये दोनों लेवल बराबर हैं, तो अगर मैं मार्क प्राइस से मूव करके यहां आता हूं तो इन दोनों का कोई रोल है नहीं, क्योंकि ये इक्वल परसेंटेज है, ये मल्टीप्लायर में कैंसिल हो जाते हैं। तो सवाल अब ये है कि इसमें और इसमें हमें ध्यान से यूज करके हमें वैल्यू बतानी है। आप कहोगे ये अगर 12.5% है, इसका मतलब क्या है? 12.5% का डिस्काउंट का मतलब 7/8 होता है। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा 8/7 इंटू 7। मैं एमआरपी कैलकुलेट कर रहा हूं अब मार्क प्राइस, तो ये 7/8 करने पे आया होगा, तो उल्टा जाना है तो 8/7 करने पे आएगा। ये जो 20% है डिस्काउंट, इट मींस 5 हो गया 4, 20% डिस्काउंट 5 हो गया 4। तो ये 4/5 करके लिखा है, तो उल्टा जाना है तो आपको 5/4 करके लिखना पड़ेगा। बस 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8:5 वैल्यू आ गई आपकी। अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। हम्म 7:4 is the correct value. सॉरी 8:5, ठीक है। How much first discount of PPE kit and wine together is more than second discount of mask and sanitizer? Okay. कह रहा है कि हाउ मच फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ पीपीई किट एंड वाइन टुगेदर इज मोर देन सेकेंड डिस्काउंट ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर, सेकेंड डिस्काउंट ऑफ सैनिटाइजर एंड मास्क। ओके, कितना आ रहा है आपका? 5:8 होगा, मैंने उल्टा लिखा है। एक मिनट, क्या क्या पूछा था आपका? वाइन का सैनिटाइजर से ना? हाँ, तो ये उल्टा लगाया है मैंने, बिल्कुल सही बात है। सैनिटाइजर का वाइन से नहीं पूछा है, वाइन का सैनिटाइजर से। हाँ ठीक है, करेक्ट कर दिया, ठीक है, थैंक यू। इस सवाल को देखो, तो आंसर आपका 7.5 यहां पर आ जाएगा। पर मैं कुछ बोलूंगा उसको ध्यान सुनना। ये 10 है, यहां भी एक 10 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और इन दोनों का अंतर बचेगा। 20 माइनस 12.5 7.5 हो गया। पर पता है आपको इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है? इस सवाल में 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जब आप बात करते हो डिस्काउंट की, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्काउंट, डिस्काउंट इज नॉट डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट में बोलो कितना डिस्काउंट है, राइट? अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज सही बात है, बट इफ आई यूज द वर्ड ओनली डिस्काउंट, सो ओनली डिस्काउंट वर्ड मीन्स व्हाट? डिस्काउंट इन अमाउंट। जैसे प्रॉफिट पूछूं तो प्रॉफिट हमेशा रुपीज में होता है या डॉलर्स में होता है, क्वांटिटी टर्म्स में होता है या मनी टर्म्स में होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज बोले तो एक अलग सिनारियो है। यहां जो शब्द यूज किया गया है फर्स्ट डिस्काउंट एंड सेकेंड डिस्काउंट, वी कैन नॉट कैलकुलेट एक्चुअली हियर, बिकॉज इनकी जो मार्क प्राइसेस है वो पता ही नहीं है, क्या रेशियो है, क्या रिलेशन है। तो अगर इस क्वेश्चन में आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमिन, तो हम वही मार्क करते हैं, क्योंकि हमें पहला डिस्काउंट कितना है ये नहीं पता है, दूसरा डिस्काउंट कितना है मैं कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं मार्क प्राइसेस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है इनके। समझ में आया? अब यह है कि चूंकि कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं दिया है, तो हमें पता चल गया कि ठीक है, मतलब इनका सिंपल सा सिनेरियो यह है कि परसेंटेज पूछ रहे हैं। एक बात और आपको समझना है कि जब हम डिस्काउंट के परसेंटेज जिनके बेसिस अलग अलग हैं, चैट में परसेंटेज लिखा है, कहां चैट में परसेंटेज लिखा है? किसने चैट में? कौन चैट कर रहा है तुमसे? कहां परसेंटेज लिखा हुआ है? चार्ट में? अरे चार्ट की बात नहीं हो रही ना, सवाल पढ़ो ना। प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट इन रुपीज or dollars or whatever currency value is. If I talk about discount, it's about discount in rupees.
when they say discount percentage, it's a different scenario, right? तो मैं आपको अब दूसरा पॉइंट इसमें पेन समझा रहा हूं, उसको भी समझो। अगर हम यहां भी 2% को सीधा डिफरेंस निकाल रहे हैं, जैसे हमने यहां पर क्या बोला है कि मेरे पास 12.5 को मैं सीधे 12.5 और 20 को मैं सीधा घटा रहा हूं। एक बात बताओ आप कि क्या इन दोनों परसेंटेज के बेसिस सेम है? नहीं, दोनों के मार्क प्राइस रेशियो अलग अलग होंगे। तो ये वैल्यू जो आप 7.5% लिखते हो ना, ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इस डिफरेंस को जब 2% को हम सीधा घटा लें या जोड़ लें, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उनके बेस सेम है या नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस। बोलो, ये शब्द सुना है आपने परसेंटेज जब मैंने पढ़ाया, परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस, कि 2% अगर उनके बेसेस सेम ना भी हों और हम उनको घटाना चाहते हैं सिंपल नंबर्स की तरह, तो इनको हम बोलते हैं परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस, नॉट परसेंटेज का अंतर। 2% नंबर्स की तरह तब घटते हैं जब उनके बेसिस बराबर हो। तो यहां पर जो सवाल है, यहां पर इनको लिखना चाहिए कि हमें परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस निकालना है, तब यह सवाल सही होता 100% लैंग्वेज में कि हाँ 7.5 मेरा आंसर है। अदरवाइज इस सवाल में 75 प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, प्लस अगर चलो ठीक है हम मान लें कि हमें यही निकालना है, तो इसका नाम होता है परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस। ध्यान रखना आप, परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस वो डिफरेंस होता है 2% में कि अगर उनके बेसिस सेम ना भी हो तो भी हम उनको सीधा नंबर की तरह घटा के बोल देते हैं। अगर आंसर में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होता तो हम वही लगाते, अगर वो नहीं भी है तो भी हम 7.5 लगाते हुए मैं आपको कॉशन दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां भाषा सही नहीं है, यहां परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस की बात होनी चाहिए, तभी हम नंबर्स को ऐसे जोड़ घटा सकते हैं, वरना नहीं। सीएनडी दिया होगा, सीएनडी लगाओ, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे इस सवाल को, तो यहां पर होना चाहिए सीएनडी और इसको आपको मार्क करना है। अगर ये सवाल इसी भाषा और इसी ऑप्शन के साथ आएगा तो ये क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है और इसका नंबर सबको मिल सकता है, बिकॉज बहुत भतेर प्रॉब्लम है इस सवाल में, समस्याओं की कमी नहीं है जो आप पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट टू ऑल वाला सवाल है एक्चुअली, अगर सेम भाषा के साथ आता है, सेम ऑप्शन दिए हो तो भी, बिकॉज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इट्स नॉट राइट। समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखो, कह रहा है इस ग्राफ में अगर इसको हम पाई चार्ट बना दें तो जो फाइंड एंगल ऑक्युपाइड बाय सेकंड डिस्काउंट ऑफ वाइन क्या होगा। जस्ट लुक एट इट प्लीज। यहां आपसे क्या कह रहा है कि इसी डेटा को यूज करके, सेम डेटा को यूज करके अगर आप पाई चार्ट बना दो तो आपको बताना है कि जो एंगल ऑक्युपाइड होगा सेकंड डिस्काउंट ऑफ वाइन वो कितना होने वाला है, ठीक है। तो जरा बहुत ध्यान से देखें आप इसको। ये वैल्यू आपकी 10 है, ये वैल्यू आपकी 20 है, यहां पर आपका ये 12.5 है, यहां पर भी आपका 12.5 है, ये वैल्यू क्या है 20 है, ये वैल्यू आपकी 10 है और ये वैल्यू आपकी 5 है। तो ये 25 है, ये आपका 40 है, 75 है, 80 है और 20 100 है। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं इनका सम क्या है, इनका सम क्या है 100 है। तो ये जिस पाई चार्ट की बात कर रहे हैं वो मैं बताता हूं क्या है। वो जिस पाई चार्ट की बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस पूरी 100 वैल्यू को आप यहां प्लॉट करो, जहां पर आप ऐसे करोगे कि ये है मेरा पीपीई का फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक। फिर आप ऐसे प्लॉट करोगे, कहोगे ये पीपीई का सेकंड डिस्काउंट, ऐसे करके बात हो रही है। ऐसे करके आप सारी चीजों को अगर प्लॉट करो तो यही पूछ रहा है कि वाइन का सेकंड डिस्काउंट कितना ऑक्युपाई करेगा, 10%। टोटल अगर 100 है तो 10%, ओके क्लियर, 10% एंगल लेके जाएगा ये, क्योंकि 100 का 10% होता है, टोटल 100 है, तो 10% एंगल का मतलब कितना होगा 36 डिग्री। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर हम सारे डिस्काउंट को यहां प्लॉट करें कि पीपी फर्स्ट, पी सेकंड, पीपी थर्ड, पीपी 4, पीपी 5, ऐसा करके टोटल वैल्यू 100 है, तो उसमें इसको एंगल कितना मिलेगा 36 डिग्री।
लुक एट दिस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड फ्रॉम शोरूम बी एंड डी। बट इसके लिए आपको टोटल डेटा चाहिए, इसलिए ऊपर पढ़ना पड़ेगा। 5 शोरूम है ABCDE, 2018 की बात हो रही है। जो टोटल नंबर ऑफ कार्स हैं 5 शोरूम से जो सेल हुए हैं वो 5000 है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, 5000 है। टोटल आपको यहां दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, बी और डी का अंतर निकालना है, बी और डी का सम निकालना है। तो ये मेरा बी है और ये मेरा क्या है, डी है। तो ये मेरा बी है और ये मेरा डी है। इसका सम कितना है आपका, 22 और 9 31%। तो ये 31 × 50 आपकी वैल्यू हो गई। तो ये हो गया आपका 1550। ठीक है, 1550। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, 1550 वैल्यू हो गई आपकी। अगला देखो, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल नियरेस्ट टू 0.1 डिग्री ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द सेल्स फ्रॉम द शोरूम सी। और जब आप ये शब्द पढ़ते हो तो आप घबरा जाते हो, ओ नियरेस्ट टू 0.1 डिग्री। अरे पहले ऑप्शन देखो ना, 56, 50, 48, 60। तो तुम्हें नियरेस्ट टू 0.1 डिग्री नहीं चाहिए, अच्छा खासा गैप है, आप बस देख लो किसके आसपास है। ये 0.1 डिग्री के डेसिमल तुम्हें निकालना ही नहीं है, तुम्हें देखना है शुरू में 56 आएगा कि 50 आएगा कि 48 आएगा कि 60 आएगा, वही सही है। तो इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तब होता जब बोलते हम कि 56.78 भी दिया है, 76 भी दिया हुआ है, तब इसका मैटर होता, अभी कोई मैटर नहीं है। तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द सेल्स फ्रॉम शोरूम सी। सी ये है आपका 14%। सो 14 इंटू, आपको ध्यान है क्या है कि 1% 3.6 डिग्री के बराबर होता है। तो 14 तियां 42 और 14 छंग 84, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 50.4 आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है, 50.4। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कैन देयर बी ए क्वेश्चन दैट फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ओनली सेकंड डिस्काउंट फॉर द वाइन। तो यहां पर हमने क्या किया है, सेकंड डिस्काउंट का ही एंगल निकाला है ना। अगर वो आपको ऐसा बोलते हैं कि आप पाई चार्ट फर्स्ट डिस्काउंट का अलग बनाओ, सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज का पाई चार्ट आप अलग बनाओ, ओके, और वो भी डिस्काउंट परसेंटेज का। बिकॉज देखो मैं अगेन कह रहा हूं कि जो भाषा है ना सवाल की, यहां पर इसमें आते हैं, राइट, क्लियर। देखो ध्यान से, इस सवाल की भाषा में भी प्रॉब्लम है। पूछो क्या, यहां भी अगर CND दिया होगा तो CND लगाएंगे, क्यों? प्रॉब्लम देखो फिर से यही है कि जो डिस्काउंट का परसेंटेज होता है दैट इज बेस्ड ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपने दिया नहीं, हमें कुछ नहीं पता है एक्चुअल में। दो वैल्यूज हैं डिस्काउंट की, जो वैल्यूज हैं डिस्काउंट की, वो आपका कितना है वो मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। तो यहां पर बस ये कैसे बोल रहे हैं कि भाई ये जो तुम बार चार्ट को ऐसे देखो एज ए डेटा, और इस डेटा को बस पाई चार्ट में फीड कर दो ऐसे सीधा, बिना दिमाग लगाए हुए कि ये क्या है। तो बताओ ये कितना होगा पीपी का सेकंड, तो निकाल दिया हमने 10 डिग्री 10%। बट आइडियली अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो फंस जाओगे आप। ओके, समझ में आई मेरी बात कि नहीं? क्योंकि टोटल डिस्काउंट कितना है वो मुझे नहीं पता, उसके हिसाब से मुझे प्लॉट नहीं करना है। बस ये कह रहे हैं कि बस इसी चार्ट की जो वैल्यूज है इसको पाई चार्ट में डाल दो, ये पिक करके। तो पिक करके मैंने डाल दिया, ओके फाइन। बट CND अगर नहीं दिया है देन यू हैव टू थिंक इन अ वेरी लीनियर वे, एंड यू हैव टू थिंक इन अ लीनियर वे कि अच्छा ठीक है यही है। सारे डेटा को उठा के डाल दिया पाई चार्ट में मैंने डिस्काउंट वाले को, क्योंकि टोटल इसका 100 है तो डाल दिया और निकाल लिया। अगर आपसे वाइन का सेकंड पूछेगा, अच्छा एक मिनट, हाँ वाइन का ही सेकंड पूछा था ना, किसी का भी सेकंड पूछेगा तो आप निकाल लो, ऐसे निकल जाएगा। 18 डिग्री कैसे होगा, सिर्फ सेकंड डिस्काउंट ऑफ वाइन पूछे तो मैंने यही निकाला है ना, सिर्फ सेकंड डिस्काउंट ऑफ वाइन निकाला है ना,
सेकंड डिस्काउंट ही निकाला भैया, 10 है आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 100 10% हुआ, 10% 36 डिग्री होगा, केवल सेकंड का ही है ये, फर्स्ट का थोड़ा नहीं लिया हमने। चलो यहां आ जाओ, फाइंड द रेशियो ऑफ द बंगाली एंड असमीज। अच्छा नया सवाल आ गया, ये सारी जो भाषाएं हैं उनका पाई चार्ट दिया हुआ है आपको, परसेंटेज कितने लोग इसको बोलते हैं। अब बताए फाइंड द रेशियो ऑफ बंगाली एंड असमीज स्पीकिंग पीपल टू हिंदी। सो बंगाली यू हैव टू जस्ट क्विकली सी कि व्हाट इज द कलर मैचिंग 18% प्लस। आपको एक खासा बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड, उसको कलर ब्लाइंडनेस था और उसको पता नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ बट एक फनी स्टोरी है, तो उसको मालूम नहीं था कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंड पीपल आर वेरी नॉर्मल पीपल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो रास्ते में रोड पे जा रहे हैं और उनको ट्रैफिक लाइट लाल दिख रही है तो उनको लाल पता ही नहीं चलेगा, उन्हें हरा दिखेगा और वो आगे बढ़ जाएंगे और एक्सीडेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। व्हेन दे सी कलर्स इन स्मॉल portions and many colors they get confused, not in a single color. सिंगल कलर अलग से दिखता है बड़ा सा तो उनको दिख जाता है कि लाल है, ये हरा है, ये पीला है, बट अगर देर आर ग्रुप ऑफ कलर्स लाइक दिस और वही मान लिया इसकी छोटी सी इमेज है, देन दे माइट गेट कंफ्यूज्ड। तो उसको मालूम नहीं था कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, आई रिमेंबर द टाइम व्हेन कैट का टाइम था और वो कोई मॉक टेस्ट दे रहा था, तो वहां पर भी यूजुअली क्या होता है कि पहले कलर DI नहीं देते थे वो लोग मॉक टेस्ट में, इट वाज ब्लैक एंड व्हाइट ओनली। एक बार उसने कोई मॉक टेस्ट दिया, उसमें कलर DI थी और ऐसे ही खूब सारे रंग थे, ठीक है। अब सोचो उसमें उसको रंग मिसमैच हो जाए, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर कौन सा वाला है, उसने सवाल गलत कर दिए काफी, क्योंकि उसका रंग मिसमैच हो गया, उसको एक रंग दूसरा कुछ महसूस हो रहा था, बिकॉज देयर वर सो मेनी कलर्स एंड ही वाज कंफ्यूज्ड। तो बाद में पता चला कि इट कैन बी कलर ब्लाइंडनेस एंड देन ही गॉट टेस्टेड। ऑनलाइन ही टेस्ट होता है, तो देख लो खोल के पता चल जाता है। सो पता चला कि कलर ब्लाइंडनेस है उसको, he gets confused in the colors if there are lot of group of colors। बट नॉर्मली ऐसा नहीं कि उन लोगों को जिंदगी जीने में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त, जितने हम एफिशिएंट है उतना ही हुआ है। बट कुछ जॉब्स में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टेलीकॉम में हम लोग जब जॉब करते थे तो वहां पर कई बार होता है कि बहुत सारे कलर के वायर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वायर्स, उसमें मान लें 36 वायर्स हैं इतनी पतली सी केबल में, और वो भी अलग अलग कलर के, ठीक है। तो यू नीड टू हैव ए क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन कलर्स। तो कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि जहां पर आपको बोला जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए, बट अदरवाइज इट्स परफेक्टली नॉर्मल टू बी कलर ब्लाइंड। Color blind doesn't mean that you cannot see any color. No, it's not like that. Find the ratio of Bengali and Assamese speaking people to Hindi speaking people. Right? Hindi speaking people. पढ़ो। तो आपने कहा बंगाली 18 प्लस असमीज, सो यू सी हियर असमीज दैट इज 10। हिंदी स्पीकिंग पीपल 18 10 अगर 28 हुआ तो इसका फैक्टर सिर्फ 7 हो सकता है आउट ऑफ गिवन वैल्यूज, तो बी ही होना है। और फिर भी आप देखो हिंदी स्पीकिंग पीपल, दिस वन 20, आप डिवाइड कर लो, 4 5 20, 4 7 28। बहुत सारी जॉब्स में होता है, बस रेलवे लोको पायलट के लिए भी होता है, ओके। Which amongst the following is the highest? Which amongst the following is the highest? तेलुगु प्लस हिंदी, डोगरी प्लस मलयालम, बंगाली प्लस पंजाबी, असमीज प्लस पंजाबी। Which among the following is highest? कौन सी वैल्यू इसमें हाईएस्ट है? सो आप कहोगे अगर मैं तेलुगु प्लस हिंदी निकालता हूं, राइट,
तो ये वैल्यू मेरी कितनी है, 25% है, तो ये आपकी हो गई 25%। डोगरी प्लस मलयालम अगर आपको निकालना है तो ये हो गया आपका डोगरी, ये हो गया आपका मलयालम, आपको दिख रहा है ये कितना हो गया, 27% हो गया। बंगाली प्लस पंजाबी अगर आपको निकालना है तो ये और ये 18 और 10 कितना हो गया आपका 28%। ओके, असमीज और पंजाबी अगर आपको निकालना है तो ये हो गया आपका असमीज, राइट, ये, और ये हो गया आपका क्या, पंजाबी, नहीं पंजाबी यहाँ पर है, ये 15%। सो हाईएस्ट कौन सा हो गया, बंगाली प्लस पंजाबी 28%। हाँ जी, क्लियर नहीं कि बंगाली प्लस पंजाबी आंसर है यहाँ पर, सच बोलिए, हाँ समझ में आ गया, सी ऑप्शन, ठीक है 28%। तो आपको बस देखना है, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और 28% आपकी वैल्यू आ जाएगी, 28% विल बी द आंसर। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ, याद आ रहा है, ठीक है। मैंने कुछ वर्ष, लगभग 2 साल BSNL में काम किया, भारतीय संचार निगम लिमिटेड में। एक पोस्ट थी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, तो उस पर मेरा चयन हुआ था। तो उसके पहले इन्फोसिस में था मैं। सिनेरियो ये था कि हम लोगों को कराना था मेडिकल, ठीक है। मेडिकल जो आते हैं ना, जितने टेस्ट करा के आपको सबमिट करना होता है, उसमें एक टेस्ट HIV का भी होता है, ठीक है। HIV उम्मीद है आपको पता है, ठीक है। HIV टेस्ट यूजली अभी नॉर्मली हॉस्पिटल्स में भी आप जाओगे, कभी भी आपका कोई सर्जिकल प्रोसीजर होना होगा तो भी वो HIV टेस्ट करा लेते हैं, ठीक है। HIV की टेस्ट क्या है। मेरे एक मित्र थे, कानपुर में वो गए, उन्होंने कानपुर के हॉस्पिटल में टेस्ट कराया HIV का, ठीक है, और उनका टेस्ट आया नेगेटिव। भाई साहब ने उनको फ़ोन करना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, मैं उठा ही नहीं रहा था, कुछ कर रहा था काम। फिर उसका मैसेज आया कि बहुत ज़रूरी है, मैं बर्बाद हो गया। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैं कहा क्या हो गया। कह रहा यार मैं मेडिकल कराने आया था और करा के यहाँ गया था, आज उसकी रिपोर्ट लेने आया था, मेरा HIV नेगेटिव आ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं घर जाऊँ या मैं कहीं भाग जाऊँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। तो कह रहा है तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो, मेरा HIV नेगेटिव आया है, मुझे HIV है। तो मैंने कहा भैया ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। टेस्ट जो होते हैं जब तुम सही होते हो तो उसी को बोलते हैं कि इट्स नेगेटिव, HIV वायरस तुम्हारे अंदर नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि समझ, कई बार हम चीज़ों को कितना गलत समझ जाते हैं, हमें लगता है हर नेगेटिव नेगेटिव होता है। नो नो नो, हर नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता है, कुछ नेगेटिव ही पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अब लोगों के दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा ना, क्योंकि कोविड ने क्या किया ना, बहुत बहुत ज़्यादा वाइड अवेयरनेस फैला दी है कि सबको कोविड नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो अब ये समस्या नहीं होगी। हाँ जी, how many people speak Telugu and Assamese language in the area? So Telugu and Assamese, okay. So pick up Telugu, which is this one, and pick Assamese, which is this one. 15% हो गया, तो 15% तो निकल जाएगा, बट टोटल डेटा नहीं पता ना, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। ऑलराइट, आंसर विल बी व्हाट, डी, कांट बी डिटरमिन्ड। 15% हम निकाल लेंगे, बट जब तक टोटल नहीं दिया है तब तक हम क्या ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखना भी नहीं था आपको, मुझे लगा टोटल कहीं लिखा हुआ है। हाउ मेनी पीपल स्पीक तेलुगु एंड असमीज लैंग्वेज इन द एरिया, वी कांट टेल, हमें केवल परसेंटेज डेटा पता है, हम नहीं बता सकते, ठीक है। ये देखो, फाइंडिंग द सेंट्रल एंगल ऑफ द पीपल स्पीकिंग पंजाबी, तेलुगु एंड मलयालम लैंग्वेजेस इफ द गिवन कंपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड इन डिग्री। फाइंडिंग द सेंट्रल एंगल
of the people speaking Punjabi, Telugu and Malayalam languages if the given composition is represented in degrees. ठीक है, तो निकालो जरा. पंजाबी कहाँ है आपका? ये है, ये हो गया. तेलुगु कौन है भैया? तेलुगु तेलुगु तेलुगु, ये हो गया 15. मलयालम कहाँ है आपका? ये वाला. तो 15 15 30 हो गया. अब 30% का मतलब कितना हो गया आप बताओ? जाहिर सी बात है 1% 3.6 डिग्रीज ऑक्यूपाई करता है, तो ये आपका हो गया 108. ये ऑप्शन ठीक है. 108 डिग्री. Number of people speaking Punjabi and Bengali together forms what % of the people speaking Hindi language? Number of people speaking Punjabi, ये हो गया पंजाबी, and Bengali, पंजाबी and Bengali, ठीक है, together forms what % of people Hindi language? So कर लो जरा ये भी. ये हो गया आपका बंगाली पंजाबी 28 बटे 20, 140% हो जाएगा. तो सी ऑप्शन. ओके, सी इज द राइट आंसर. सिंपल है. 28 निकालना है, 20 का कितना % है? 140%. अभी सवाल देखो फटाफट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है ABCDE के, रंग दिए हुए हैं सबके. कुछ पूछा गया है उसको बाद में करेंगे. पहले आप एक चीज देखो, ये जो परसेंटेज है क्या इसको डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप हो गए यस. देखो ये वैल्यू आपकी कितना है? 20% है कि नहीं है? यस. ये वैल्यू कितना है आपका? 22% है. ये वैल्यू कितना है आपका? 18% है. ये वैल्यू कितना है आपको पता है? 54 + 3.6, सो 15 और एक 16%. यहां इसको ध्यान से देखना, ये है 72 + 14.4. 14.4 एक्चुअली कितना होता है? 4% होता है. तो ये आपका 24% है. आप ना भी निकालो तो आप कहोगे देखो 20 22 कितना हो गया? 42 और 18 60. 60 और 16 कितना होता है आपका? 76. तो बाकी बचा 24. सारे निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी निकाल लो तो एक जो बचा है वो अपने आप निकल जाएगा. अब जरा सवाल पढ़ें. कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इज 7:6. स्कूल बी, ये वाला रंग है. ये वाला रंग कहां लिखा हुआ है? ये वाला रंग बताओ कहां है? दिस कलर, ये वाला है 20%. कह रहा है यहां पर जो टोटल वैल्यू आपको दिया है 20%, इसको मुझे क्या करना है? 7:6 में डिवाइड करना है. और जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का डी में, डी आपका ये है, इसको मुझे 4:9 में डिवाइड करना है. तो बताना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन बी टू दैट ऑफ गर्ल्स इन डी. दैट ऑफ गर्ल्स इन डी. ओके, क्लियर? सो देखो क्या करना है आपको, यहां पर आपको बॉयज निकालना है. सो आप कहोगे अगर ये 7:6 है तो ये बनेगा आपका 7/13 × 20 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस. और ये जो परसेंटेज है 20%, ओके, दैट इज बोथ प्लेस पे. तो मुझे ऐसा नहीं कि 5200 की वैल्यू निकालनी है, नहीं निकालनी है मुझे रेशियो निकालने के लिए. मैं कहूंगा ये जो 22% है ये 4:5 है, उसमें गर्ल्स लेना है तो ये हो जाएगा 5/9 × 22. ये कैलकुलेट करना है आपको. सो आप कहोगे देखो सिंपल सी बात है, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 11. 5 दूनी आपका क्या हो गया? 10 हो गया. अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, होनी भी नहीं चाहिए. ठीक है, क्लियर? क्या सही लिखा हुआ है? क्या सही लिख रहा है? 7/13 × 20. ओके, रेशियो 5/9 × 22. तो यहां पर कोई उत्तर आ रहा है आपका? नहीं.
देखो कोई उत्तर आ रहा है आपका? नहीं आ रहा है। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो ये सब तो नहीं आने वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये तो बन रहा है, देखो भैया 9 7 63 और दुना 126 रेशियो 13 × 11 कितना हो गया तुम्हारा? 143। ऐसा कुछ बन रहा है। क्या मैंने सही लिखा है या मैंने कुछ गलती करी है? अगर मैंने कुछ गलती करी है तो आप ज़रूर सुधारें मेरी गलती को, और अगर मैंने गलती नहीं करी है तो मैंने गलती करी है कहाँ पर? ये D18 है और मैं इसको D ले रहा हूँ, ये गलत है, इसलिए मेरा उत्तर नहीं आ रहा है। तो इसको आप फिर से लिखो, 7/13 × 20 लिखो, और यहाँ पर आप लिखोगे 5/9 × 18। अब सही है, ठीक है, अब सही है। सो आप कहोगे 5 चौके 20 बन जाएगा, 9 दूनी 18 बन जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, तो ये अब हो गया आपका 14:13। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे एक्चुअली, जब मैंने यहाँ 7/13 लिखा है, आप इस वैल्यू को लिखोगे तो आप कहोगे यहाँ कहीं 7 नहीं आ रहा है, तो इधर 7 बचेगा, 7 का फैक्टर, और 13 उधर जाएगा, तो 7 का फैक्टर मुझे यहाँ चाहिए जो कि 1 में ही दिया हुआ है 14, तो यही करेक्ट हो सकता है। आपको पूरी कैलकुलेशन शायद करना ना पड़े अगर आप ध्यान दें तो। ओके, मैंने डी को गलत लिखा था, बिल्कुल फाइन, मेक सेंस, यस। ये सवाल देखें फिर से, देखो परसेंटेज की जो नीड है वो फटाफट आप फुलफिल कर लो, जल्दी जल्दी लिख दो। 20, यहाँ मैंने कहा था 24 है, ये आपका क्या है? 16 है, ये आपका क्या है? 16 डिग्री 16 डिग्री है। ये वैल्यू आपकी क्या है आपको पता है? 18% था, और ये वैल्यू आपका था 22%, ठीक। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। सो बी और सी की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है। सो आप ऐसे भी कर सकते थे, 10%, देखो यहाँ तो सीधा दिख रहा है आपको, इवन आप डेटा डिग्री में यूज कर लो तो भी चलेगा। ये 72 है, ये 79.2 है, 7.2 ज़्यादा है, यानी 10% ज़्यादा है। तो आप अगर परसेंटेज में इसको नहीं भी लिखोगे तो भी ये वाला सवाल जल्दी हो जाएगा। ओके, सर अपने स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचते हैं कह सकते हैं आप। देखिए वो किताब ऐसी कोई नहीं है कि बहुत मैजिकल किताब थी, इट वॉज जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन प्लस सम मोर क्वेश्चंस, बट देयर आर सम लॉजिस्टिकल इश्यूज, और उस बुक के होने या ना होने से आपकी तैयारी में ऐसा कोई खास फर्क नहीं आने वाला है कि आपको लग रहा है उससे कोई आपका नुकसान होगा, ठीक है। सो देयर आर सम चैलेंजेस जिसकी वजह से वो बुक पब्लिश नहीं की जा सकी, ठीक है। मैंने टीम को बोला कि बांट दो बच्चों को PDF, बट टीम ने भी उस पर मेहनत करी है, वो उसको बुक की फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, तो ठीक है। समझ में आया आपको? ओके, ये देखिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल D and E exceeds the number of students in school A by X, then X lies between D and E compared to A। देखो ध्यान से, A आपका क्या है? ये है 24%, D आपका क्या है? 18%, E आपका कितना है? 16%। तो इनका अंतर पूछ रहा है क्या है, तो ये आपका कितना है? 18 और 16 कितना है? 34, और 24 कितना है आपका? 10%। 10% ऑफ 5200 कितना होगा? 520। अब आप देखो ये 520 किस रेंज में आएगा? सी ऑप्शन। हाँ जी, सी ऑप्शन। ये वैल्यू जो हमने निकाली 520, ये किस रेंज में है? सी ऑप्शन, 500 और 525, विच इज ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये सवाल देखिए, ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल्स इन ए सिटी, what is the percentage of total students that enrolled in school A and E?
सो ए और ई का जो है ना परसेंटेज निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट इनरोल्ड इन ए एंड डी। तो आपको पता है ये 20 है और ये 16 है, 20 और 16 मिला के कितना होता है, 36% होता है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का बेनिफिट आपको नजर आ रहा है, बहुत ही शानदार बेनिफिट है। फटाफट आप सवालों को कर पा रहे हैं, ठीक है। कि हमें पता है ये 18% है, 16% है, मालूम है हमको। और हमको ये भी मालूम है कि ये जो वैल्यू है ये 20% है, तो 16 और 20 मिला के कितना हो गया, 36% हो गया, 36%। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन स्कूल सी एंड डी टुगेदर। सी एंड डी टुगेदर ये सो आपको पता है ये 22 है और ये 18 है। 22 और 18 कितना होता है, 40%। तो 40% किसका, 5200 का। तो 5200 का 50% कितना होता है, 2600। 2600 में 520 घटाना है, 520 घटाना है ना, सी ऑप्शन। 208 मल्टीप्लाई कर लो, 52 चौका कितना होता है, 208। ऑलराइट। अरे नहीं यार, मैं ऐसे थोड़ा ना हर्ट हो जाऊंगा। नीरज कह रहे हैं कि सॉरी सर आई डोंट वांट टू हर्ट। हर्ट नहीं हुआ हूं मैं, ऐसे नहीं हर्ट हो जाता हूं। गलती हुई है टीम, उन्होंने भी हमसे बोला कि जाके अनाउंस कर दो, हमने कर दिया। थोड़ा सा मिस्टेक उस साइड से भी थी कि पब्लिकेशन और ये सब हमें एक्सपीरियंस था नहीं, फर्स्ट टाइम पब्लिशिंग करानी थी, तो उसमें मालूम नहीं था हमें कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो होता नहीं जोश में, उन्होंने बोला कि बस 1 महीने में किताब छप के आ जाएगी, आप बता दो। मैंने बता दिया, ठीक है। बट उसके बाद जो चैलेंजेस हैं ना, वो पता चले कि किस तरह से इश्यूज हैं। बट बुक तो देखो आएगी, अब ये है कि अभी लेट है, उसको लेकिन अपग्रेड कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर लेट ही कर रहे हो तो थोड़ा और अपग्रेड कर दो किताब को, और क्वेश्चंस डाल दो। तो अभी उसमें क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं, है ना, और काफ़ी कुछ हो रहा है, लॉट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। राइट। अच्छा, अब एक चीज़ है, देखो कल से तो हम सुबह करने जा रहे हैं शुरू मेंसुरेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डीआई को ऐसे छोड़ देंगे बीच में। जो बाकी सेट्स भी हैं वो हम करवाएंगे, ठीक है, वो भी मैं करवाऊंगा आपको। सो कल सुबह तो हम डीआई शुरू करेंगे, वो सॉरी मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे आपके बैच में। और इसका मैं समय आपको कुछ और देता हूँ कुछ दिनों के लिए, लेकिन अभी आपके चल रहे हैं सीएचएसएल के एग्जाम, तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपको 2-2 क्लास के लिए बुलाया जाए, ठीक है। सो थोड़ा वक्त दो, बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। डीआई और जो एलसीएमएससीएफ का एक पोर्शन बाकी है, उसके लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, है ना। तो विल डू समथिंग, डोंट वरी। तो ये मत सोचना कि डीआई को मैं बीच में छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे सवाल जो है वो करेंगे हम लोग, और देखते हैं, ठीक है। कल मेंसुरेशन शुरू होगा सुबह, ठीक है। इसका क्या तो कुछ आपको और टाइम दूंगा, या इसको कैसे फिनिश करना है मैं आपको बताऊंगा, बट मैं मेंसुरेशन को रोकना नहीं चाहता हूँ। मेंसुरेशन को हम लोग शुरू करेंगे, कल ही करेंगे, ठीक है। देखिए कल की जो क्लास है ना, कल की क्लास यही टाइम पे करेंगे, 8:15 बजे, ठीक है, 8:15 सेम टाइम, ओके, सेम टाइम, फाइन। अभी शुरू कर लो, सीएचएसएल के बाद मेंसुरेशन। देखो ऐसा मेंसुरेशन शुरू कर लो, ठीक है, कल शुरू कर लो, अननेसेसरी डिले नहीं करना है। वो एक मेजर टॉपिक है, जो आखिरी टॉपिक है, उसको भी पैरेलली करना शुरू करते हैं, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, 20 क्लासेस कम से कम लगने वाली हैं, तो उसको ना कर लो प्लीज, ठीक है। मेरा एग्जाम 24 को सेकंड शिफ्ट में, व्हाट शुड आई डू, यू शुड रिवाइज एंड यू शुड गो एंड गिव द एग्जाम, राइट, क्लियर। साइकत कह रहे हैं कि मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है, थोड़ा बात करना है। आप मेल कर दीजिए info@examo.com पे, प्रॉब्लम लिख के भेज दो, पहले मैं प्रॉब्लम को एसेस कर लूं, ठीक है, ओके। हैव एसएससी पोस्टपोन होने के चांसेस इंक्रीज। अंकित अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं,
और let us not anticipate about postponement or what, because that, देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा दीजिए, कैंपेन करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि पोस्टपोन कराने के लिए अभी CHSL के लिए मुझे उतने वैलिड रीजंस नहीं लगते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कोई गलत बात भी ये है कि देखो, जिन लोगों को लेटेस्ट से कोविड की वजह से एग्जाम छूट रहा है, उनका कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या होगी इससे, कि जो इन्फेक्टेड हैं वो तो एनीवे इन्फेक्टेड हैं, अगर आप उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाओगे तो वो क्या करेंगे? ओके, वो क्या करेंगे? वो चले जाएंगे एग्जाम देने, क्या करें बेचारे, उनके भविष्य का मसला है, इतने सालों बाद एग्जाम होता है, वो चले जाएंगे एग्जाम देने, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है कि भाई जिनको कोविड है, एक्टिव कोविड है, उनको बाद में हम एग्जाम करवा लेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहली बात। दूसरा क्या है कि मुझे लगता है यार कि SSC जैसी संस्थाओं का भरोसा नहीं है। एक बार तुमने टलवा लिया कोविड के नाम पे तो कहेंगे बच्चों ने बोला था, हमने टाल दिया, अब हम नहीं करवाएंगे एग्जाम, कोविड खत्म होगा। यू अंडरस्टैंड द पेन, सो देयरफॉर डेफिनेटली इट्स नॉट द बेस्ट सिचुएशन टू गो फॉर एग्जाम, देयर इज ए बिट रिस्क, 50 प्रॉब्लम है ना। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एग्जाम देना चाहिए, और यहां पोस्टपोन की डिमांड जो है नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जिनका कोविड है उनके लिए एक पेन पॉइंट है, उन लोगों को कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि उनकी परीक्षाएं इस वजह से छूटे ना, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि CGL पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, मान लिया केसेस आउट नंबर हो जाए। देखो प्रॉब्लम यह कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो गया है, ठीक है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में 144 सेक्शन लगा दिया गया है, दिल्ली में भी बोला है केजरीवाल जी ने कि अगर चीज़ें हाथ से निकलेंगी तो हम लोग लॉकडाउन करेंगे। क्लियर? सो एंटिसिपेटेड है कि मई में पीक आने वाला है, मई में आपका एग्जाम भी है। तो अभी सिटिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, वी डू नॉट नो व्हाट विल बी द सिनेरियो। लेट अस नॉट फोकस ऑन दैट, okay, you just focus on your preparation assuming your exam is in May end, that's it, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप उसी को मान के तैयारी करिए। अभी पोस्टपोनमेंट होगा नहीं होगा ये सब कंटेम्पलेट करने में आपका समय बर्बाद होगा बस, तो उसके बारे में कंटेम्पलेट मत करो। हाँ जी, ठीक है। आप ही CHSL का पेपर सॉल्व कीजिए प्लीज। संदीप देखिए, पेपर में पता है क्या, मैंने देखा जिस तरह के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। मुझे लगता है बच्चों को मैं करूंगा तो बच्चे देखने आएंगे कि हाँ सर कुछ नया बता रहे होंगे। सवाल ऐसे नहीं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक दो सवाल हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं जो थोड़े बहुत, वो हमेशा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लेके बहुत ज़्यादा हो हल्ला क्रिएट किया जाए। सो मैं इसलिए थोड़ा सा अभी नहीं कर रहा हूँ डिस्कशन। Day 1 मैंने करा दिया जो भी सवाल मिले, और पेपर सही लग रहा है। अगर आपने साल भर अच्छी तैयारी करी है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। CISI में कुछ प्रेजेंट वर्थ के केस का रह गया है, मैं रिव्यू कर लूँगा, ठीक है। कृष्णा एक मेल ड्रॉप कर दो info@examo पे, ठीक है। तो थोड़ा सा बोल देना कि मैसेज सर तक पहुँचा दीजिए, मेल में रहेगा तो मुझे ध्यान रहेगा, मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा एक बार क्या बाकी है उसमें, ठीक है। चलो घर जाओ, अच्छे से तैयारी करो, रिविज़न करो। कल सुबह 8:15 बजे मेंसुरेशन स्टार्ट होगा, एंड DI के लिए मैं बताता हूँ कि इसको कैसे कवर करेंगे जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू।